गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ऊर्जा रिसोर्सेज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे पेट्रोलियम कोयला के बारे में बताया गया था, उसी तरह से उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में ये क्लियर है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है। तो इंग्लिश में इसको ट्रेडिशनल कहा जाता है, जो लंबे समय से हम लोग यूज करते रहे हैं वो आपको हो गया परंपरागत। जैसे कोयला, पेट्रोल जो हम लोग यूज करते रहे हैं, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और गैर परंपरागत वो ऊर्जा स्रोत है जिसको हमने अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से या टेक्नोलॉजी की सहायता से उसको डेवलप किया है, और जस्ट वो अभी आ रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी। और उसी में एक टॉपिक आता है न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी क्यूरियोसिटी होता है बच्चों में, खासकर लोगों में, कि ये है क्या, आखिर न्यूक्लियर है क्या। परमाणु बम जनरली हम लोग सुनते हैं, तो परमाणु बम के बारे में लोग यही समझते हैं कि एक ऐसा बम है जो भारी भरकम होता है, बहुत विशाल होता है, ले जाके उसको पटका जाए या फिर उसको जिस तरह से हम लोग दूसरे बम का प्रयोग करते हैं उस तरह से उसका रिएक्शन होता है या उस तरह की घटनाएं होती है और लोग मारे जाते हैं। ऐसा नहीं होता। परमाणु बम समथिंग अलग है। वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको समझने की ज़रूरत है, और विज्ञान में आज भी उसके लिए रिसर्च की जगह खाली पड़ा हुआ है। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ऑर्थॉन के बाद परमाणु बम का जो आविष्कार हुआ, उसके बाद एक क्रमबद्ध तरीके से उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुए। उसके बाद मानव को यह आवश्यकता लगी कि उसकी एनर्जी की आवश्यकता भी यहाँ से पूरी हो सकती है, मतलब परमाणु ईंधन जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियर प्लांट। और खासकर इस वीडियो में आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इसके कुछ ऐसे पक्ष को भी देखें जो विश्व के परिप्रेक्ष्य में है या आज के समय में विश्व में इसकी आवश्यकता को इंगित करती है या बताती है। अगर भारत की हम बात करें तो भारत में कोयले की स्कार्सिटी, कोयला की कमी जो है वो आपको से छिपी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोयला आज समाप्त होने जा रहा है या 4 दिन पहले या 40 साल बाद समाप्त होने, लंबा चलेगा, लेकिन जो भी अच्छी क्वालिटी का कोयला है वो हमारे पास है नहीं। तो पहला चीज़ है कि कोयला जब है आपके पास नहीं, और कोयला जो है आज भी कई एग्जाम में पूछता है, आज भी कोयले से जो थर्मो एनर्जी हम लोग क्रिएट करते हैं, भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 67% ऊर्जा की आवश्यकता कोयले से निकाल रहा है। आज भी हमारे पास पन बिजली है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, और भी अन्य स्रोत हैं। सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, और उसमें से एक और भी बड़ा एनर्जी स्रोत है, वो है न्यूक्लियर एनर्जी, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का एक सपना था, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का एक सपना था विजन 2020 करके, उनकी एक फेमस पुस्तक भी थी, जिन्होंने उस बुक में उन्होंने एक सपना देखा था कि 20 तक, जो कि बीत चुका है, 1 साल उसके गुजर चुके हैं, 20 तक भारत जो है अपनी एनर्जी का लगभग 6% निकालेगा न्यूक्लियर प्लांट से, या यूरेनियम से, या प्लूटोनियम से, या थोरियम से। अब ये यूरेनियम क्या है, प्लूटोनियम क्या है, थोरियम क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मीन्स न्यूक्लियर प्लांट से एक विजन था एपीजे अब्दुल कलाम का, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, कि अब भारत अपनी आवश्यकता का इतना प्रतिशत वहाँ से लेगा, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाए। आज करेंट सिचुएशन की अगर बात करें तो 3.3%, अच्छा है, 3.3% भी हम निकाल पा रहे हैं, और कुछ जगह ये 4% के आसपास आप इसको बोल सकते हैं। मतलब न्यूक्लियर अगर बिजली आप बना रहे हैं तो बिजली में 100% जो बिजली बन रही है, या हम अपनी ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, तो उसमें से लगभग आपको 4% जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो न्यूक्लियर से हम बना रहे हैं। तो इसका अध्ययन और भी जरूरी हो जाता है। इसका अध्ययन इसलिए भी जरूरी है कि भविष्यमुखी ऊर्जा है ये। मीन्स आने के भविष्य जो है, जहाँ जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आपकी एनर्जी आवश्यकता तो और बढ़ेगी। भारत एक विकसित देश बनने जा रहा है कुछ सालों में, तो उस तरफ से जहाँ से आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो उस इकोनॉमी को भी लेकर अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी हमको एनर्जी की आवश्यकता बढ़ेगी, और उसकी पूर्ति अगर हम कर सकते हैं तो वो है न्यूक्लियर। चूँकि कोयले की एनर्जी जो है प्रदूषण है, और वो अगर आप आगे की तरफ ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट, या जो जलवायु परिवर्तन की बात है, या अलग अलग देशों द्वारा हर वर्ष मीटिंग होती है यूएनओ की छत्र छाया में कि कहीं ना कहीं हम CO2 के उत्पादन को कम करें। तो इंडिया जैसे देशों पर, भारत जैसे देशों पर एक प्रेशर भी है कि आप अपने कोयले से निर्मित जितने भी थर्मो एनर्जी है उसको बंद कीजिए, कम से कम वहाँ से कम कार्बन का उत्सर्जन हो। तो उस क्रम में एक सोल्यूशन जो है, जो भविष्य में हम दे सकते हैं विश्व को, वो है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी जान लें।
अमेरिका जो है न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है आज के समय में। अमेरिका में टोटल एनर्जी का 19% जो है अमेरिका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उत्पादन करता है। ठीक है, अगर हम अपनी आवश्यकता के रूप में देखें तो फ्रांस जो है एकमात्र ऐसा देश है जो अपने टोटल एनर्जी आवश्यकता का 80%, ये अपने आप में आश्चर्य करने वाली बात है। फ्रांस एक ऐसा देश है यूरोपियन कंट्री का जो अपने टोटल एनर्जी आवश्यकता का 80% न्यूक्लियर प्लांट से निकालता है। उसी तरह से बहुत सारी यूरोपियन कंट्री भी इसमें इन्वॉल्व है जो अपने 6% 7% के आसपास रेशियो रखे हुए हैं न्यूक्लियर प्लांट का। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब बहुत सारे देश, जैसे अगर आपको फुकुशिमा की घटना याद होगी जो 2011 में घटी थी जापान में। फुकुशिमा की घटना में जो रिएक्टर था, परमाणु रिएक्टर, जहां बिजली बनाई जाती है या जहां हम यूरेनियम को इनरिच करके बिजली के उत्पादन करते हैं, विखंडन अभिक्रिया उसको कहा जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विखंडन अभिक्रिया में जो बिजली बनता है तो 2011 में फुकुशिमा की जो घटना हुई उसमें जापान ने क्लियर कर दिया, टारगेट उसने रखा कि 22 तक, मीन्स 1 साल बाद 22 तक वो अपने सारे परमाणु रिएक्टर को बंद करेगा। ये आश्चर्य डालने वाली बात है, जहां भारत जैसा देश या दूसरे देश एनर्जी के लिए अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर कर रहे हैं। जैसे भारत और अमेरिका का जो रिश्ता था 2008 में, परमाणु जो संधि हुआ, उसमें न्यूक्लियर प्राप्ति का मूल उद्देश्य रखा गया कि भारत न्यूक्लियर दूसरे देशों से भी खरीद सकता है, और उसका एक मात्र उद्देश्य ये था कि हम अपने एनर्जी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। तो भारत जैसे देश जहां कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं जापान जैसा विकसित देश जो है न्यूक्लियर एनर्जी से पीछे हट रहा है। तो ये अपने आप में एक आश्चर्य करने वाली बात है, अपने आप में एक ऐसी बात है जिसको आज भी एक पहेली कहा जा सकता है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम थोड़ा और पीछे जाकर देखें, चारनोजम की घटना जो रूस में घटी थी, आज भी वो शहर बिल्कुल वीरान है। जब हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं, इसके घातक परिणामों की बात करते हैं, फुकुशिमा में रिएक्टर में दरार पड़ा भूकंप आने के कारण, और वो दरारों से रिएक्शन जब बाहर आया, रेडियो सक्रियता, चूँकि ये रेडियो सक्रिय तत्व है जो यूरेनियम है, तो वो घातक अल्फा बीटा गामा जैसी घातक किरणें निकलती हैं, एक्सरे जैसी घातक किरणें निकलती हैं, और वो किरणें आप अगर 3 मीटर अगर लोहे की पत्थर या उसके पत्थर के पीछे भी छिपे हुए हैं तब भी वो आसानी से आपको मार सकती है, आपके लीवर को डैमेज करती है, आपके किडनी को डैमेज करती है। तो ये अपने आप में घातक था। वहाँ के समुद्र की मछलियाँ इससे ग्रसित हुई, और अगर उसको लोग खा रहा था तो वो मर रहे थे। तो फुकुशिमा की घटना ने कहीं ना कहीं विश्व को एक मैसेज दिया कि ये एनर्जी स्रोत जो है विश्वमुखी तो नहीं हो सकती है। अब उसको लेकर ये बंद कर देना है कि इस एनर्जी पर रिसर्च नहीं हो, या परमाणु एनर्जी को भारत जैसे देश बंद कर दे, तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। सवाल ये है कि अगर भूकंप आते हैं तो हम भूकंप रोधी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके रिएक्टर को विकसित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल बंद कर सकते, क्योंकि जापान के पास ऑप्शन है, ऑलरेडी ऑप्शन है उसके पास एनर्जी रिसोर्सेज के, तो जापान इसको झेल नहीं सकता है। लेकिन भारत के पास चूँकि आपकी जनसंख्या सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना, तो उसके हिसाब से आपके पास तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। कोयले की स्थिति आप देख ही रहे हैं, और दूसरे फ्यूल जो है पेट्रोल की स्थिति अगर दाम बढ़ते आप देख रहे हैं, तो डेली आम आदमी के लिए मुश्किल सा हो गया है गाड़ी चलाना तक। तो उस क्रम में अगर हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज के ऑप्शंस नहीं बचेंगे तो वो ऑब्वियस हमारे लिए एक समस्या होगी। तो वहाँ न्यूक्लियर एनर्जी को हम जापान की तरह डील नहीं कर सकते, हम रूस की तरह डील नहीं कर सकते हैं, हम अमेरिका की तरह डील नहीं कर सकते, और विश्व के विकसित देश इसको यूज कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें निगेटिव हो सकती हैं, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये भविष्यमुखी है। सेकेंड, अभी तक हमारे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है। जल शक्ति का प्रयोग हम जहाँ तक अपनी क्षमता के अनुसार कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक खतरनाक चीज़ है। भविष्यमुखी वो भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नदियों को रोक कर अगर आप रास्ता उसको बदलते रहे तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ घातक परिणाम देते हैं। ये इस एनर्जी के बारे में सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये आपको मूल रूप से पॉल्यूशन फ्री है, इसमें किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता। जिस तरह कोयले से अगर बिजली बना रहे हैं तो प्रदूषण होता है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियस जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है ये एनर्जी सॉल्व करती है। भारत जैसे देश के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास यूरेनियम की बहुत बड़ी कमी है। और भारत जैसे देश के लिए क्या, विश्व की बात हम कर लें, जिस यूरेनियम का हम जो समस्थानिक की हम बात करते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, तो विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो पाया जाता है यूरेनियम 238 है।
सबसे ज़्यादा, मतलब 100% यूरेनियम है तो लगभग 99.3% यूरेनियम जो है आपको 238 है, ठीक है। तो इसका कोई यूज आप नहीं कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में। और 0.7% जो है वो आपको विश्व का 235 है। 235 ही वो यूरेनियम है, वो यूरेनियम का समस्थानिक है जिसको आप यूज करते हैं न्यूक्लियर प्लांट में या बम बनाने में, या विखंडन अभिक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी चर्चा करेंगे। तो ये सारा इंपॉर्टेंट जो है विश्व का एक आंकड़ा अगर देखा जाए तो इसकी मात्रा बहुत कम है। अब उसके लिए भी हमको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। यूरेनियम जिन देशों के पास है, अगर भारत जैसा देश उनसे व्यापार करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो उन देशों के, कनाडा के पास है, अगर उन देशों से अगर हम व्यापार करते हैं तो काफ़ी टर्म कंडीशन है। विकसित देश जो है, जैसे अमेरिका कभी नहीं चाह रहा था एक समय कि भारत को यूरेनियम सप्लाई हो, लेकिन जो 2008 का हाइड एक्ट था जिसमें समझौता हुआ और वो देने के लिए राजी हो गए, मतलब भारत विश्व के दूसरे देशों से भी यूरेनियम प्राप्त कर सकता है, उसका व्यापार कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये रखा गया कि उस यूरेनियम को आप बम बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं, आप अपनी एनर्जी की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। तो खैर उसके लिए भी भारत तैयार है, और हमको बम बनाना भी नहीं। हम वैसे देश हैं जो विश्व शांति की बात करते हैं। हमने कभी न्यूक्लियर टेस्टिंग किया तो अपने डिफेंस के लिए किया, किसी देश को परेशान करने के लिए नहीं किया। टेस्टिंग की जहाँ तक बात है तो वो भी जान लीजिए, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, और 1998 में भारत ने दूसरा अपना परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण वो जगह है जहाँ पर परमाणु परीक्षण किए गए थे। तो अब इन चीज़ों को समझा जाए, जैसे चैन रिएक्शन होता क्या है उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए और आम भाषा में समझा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन टर्म है साइंस के लेकर। तो साइंस के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन आम आदमी, अगर एक कॉमन आदमी को समझाया जाए तो उसको कैसे समझाया जा सकता है, तो इसको ऐसे समझिए, यूरेनियम 235, इस पर न्यूट्रॉन, कोई भी चीज़ से हम बम्बार्डम करवाते हैं, कोई भी चीज़ से इसको तोड़ते हैं, ठीक है। चैन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया इसको कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन का बम्बार्डन हुआ और ये टूटना शुरू हुआ, और देन ये फिर टूटना शुरू हुआ, और ये फिर टूटना शुरू हुआ। इस तरह से क्रम, मीन्स एक कॉमन आदमी इसको ऐसे समझ सकता है। इस तरह से यूरेनियम का विखंडन शुरू हो जाता है, और ये न्यूक्लियस है, नाभिक, जो न्यूट्रॉन के बम्बार्डन से दो भागों में टूटा, फिर उसका श्रृंखला जो है वो लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो, ठीक है। ये हो गया श्रृंखला अभिक्रिया, चैन रिएक्शन इसको बोला जाता है। और अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये अगर कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल रिएक्शन है, तो ये है बम, परमाणु बम। जस्ट मतलब ये ऐसा है, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमाणु बम ऐसा कोई चीज़ है जो ले जाके एक बार पटके और देन ब्लास्ट और सारे चीज़ें तबाह। ऐसा नहीं होता। परमाणु बम जो है समथिंग अलग रिएक्ट करता है, वो एक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है जिसमें रिएक्शन जो होता है, आज जितना नुकसान नहीं होगा, कल उसका नुकसान उतना, उससे कई गुना होगा, और 4 दिन बाद उसका नुकसान और कई गुना होगा, 1 महीना बाद उसका नुकसान और कई गुना होगा, और कई क्षेत्रों में फैलता है। मीन्स इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर जैसे हिरोशिमा नागासाकी की घटना को ही थोड़ा सा हम फोकस कर लें, 6 और 9 अगस्त 1945 विश्व का वो समय जहां मानवता शर्मसार हुई थी। अमेरिका ने बम ले जाके गिराया हिरोशिमा और नागासाकी पर। 6 अगस्त का समय 1945 और 9 अगस्त का समय 1945, ये 2 बम गिराए थे अमेरिका ने। उसका बदला था एक तरह से कहा जा सकता है। इतिहास अगर पढ़िएगा तो उसकी चर्चाएं आपको मिलती हैं। इसमें हुआ क्या था, जब बम गिराया गया था तो एक रेंज होता है, जैसे बम का रिएक्शन शुरू हुआ, श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हुई, तो अनकंट्रोल है, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास। कैडमियम की छड़ जो यूज किया जाता है, जो न्यूट्रॉनों को ऑब्जर्व कर लेता है रिएक्टर में, वो वहाँ नहीं होता है, वहाँ बिल्कुल ओपन होता है, इन्वायरमेंट बिल्कुल खुला होता है। तो बम को पटका गया तो 5 से 10 किलोमीटर के एरिया, एक मान लीजिए 10 किलोमीटर के एरिया में इसका प्रभाव होता है पहले दिन, उसके आसपास के एरिया में, मतलब एक रिएक्शन, रेडिएशन शुरू हो जाएगा, और वो रेडिएशन से ताप इतना ज़्यादा बढ़ेगा, जस्ट लाइक उसको इमेजिन अगर कर सकते हैं कि 6 या 7 सूरज पृथ्वी पर एक साथ उतर आया हो। ये है परमाणु रिएक्शन का तापमान, टेम्परेचर।
वैसे इतना भी ज़्यादा नहीं होता, 300 डिग्री सेल्सियस 400 डिग्री सेल्सियस यही अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। एक मानव जो है 48 डिग्री सेल्सियस पर तापमान अगर बढ़ना शुरू कर दे, अल जजीजिया विश्व का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर वहाँ पाया जाता है जो लीबिया में है 58 डिग्री सेल्सियस, तो उस स्थिति में वहाँ इंसान के लिए रहना मुश्किल है। और 48 के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, यहाँ तो 300 और 600 के टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो अपने में बहुत ज़्यादा घातक चीज़ है ये। तो उस स्थिति में पहले दिन अगर बम को रिएक्ट करवाया जाए, मीन्स जैसे नागासाकी या हिरोशिमा पर बम गिरा होगा तो पहले दिन वो 10 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के एरिया में रिएक्शन हुआ होगा और रेडिएशन छोड़ा जाता है। उसमें रेडिएशन होता है, अल्फा बीटा गामा एक्सरे किरणें निकलती हैं और जो इंसान मिलता है उसके आसपास उसके बॉडी को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करेगा, हार्ट सेल्स को डैमेज करेगा, इस तरह से वो इंसान मरता है। ठीक है, दूसरे दिन इसका एरिया फैल जाता है, तीसरे दिन इसका एरिया और फैलेगा, चौथे दिन इसका एरिया और फैलेगा, इस तरह ये फैलता जाता है। तो आप सोचिए कि एक बम जो बच्चे खेलते हैं और दीवार पर पटकते हैं, आलू बम जिसको कहते हैं, वो एक बार आपने पटका और देन उसका समाप्ति, वो एक बार नुकसान करता है। और ये जो है ऑलमोस्ट तब तक नुकसान करेगा, आज भी एक यूरेनियम जो है अगर एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 365 वर्षों तक इसका रिएक्शन चलता रहता है। आज भी नागासाकी और हिरोशिमा में जो बच्चे पैदा होते हैं वो लंगड़े होते हैं, लूले होते हैं, एक तरह विकलांग होते हैं, आंखों की रोशनी में तंगी होती है, चर्म रोग से होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। रेडिएशन है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंसान इससे बच गया, एक ऐसा इंसान जो कि कहीं जाके छिप गया, तो ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर वो इंसान छिप गया तो पानी तो पिएगा, खाना तो खाएगा, अगर वो कोई फल उठा रहा है, कोई अनाज ले रहा है, अगर उसको यूज कर रहा है, वो भी रेडिएटेड है, जैसे ही उसको खाएगा वो मरेगा। अगर समुद्र की मछलियां हैं वो भी रेडिएटेड है, उसको यूज कीजिए वो भी मरेंगे। जानवर है वो रेडिएटेड है, वो भी आप नहीं यूज कर सकते। आपकी फसलें रेडिएटेड हो चुकी हैं। तो ये इतना घातक है कि आपके पूरे इन्वायरमेंट को, जैसे चारनोजम की घटना अगर है तो चारनोजम आज भी एक वीरान शहर है, भूतहा शहर, जिसको लोग आज भी याद करना नहीं चाहते हैं। रूस की जो घटना थी जहाँ आज उस शहर को बसाया नहीं जा सकता है। तो ये अपने आप में एक डरावनी तस्वीर पैदा करता है हिरोशिमा नागासाकी की घटना, लेकिन मानो इसके बाद भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि साइंस एक ऐसा चीज़ है जो हमें हर बार कुछ ना कुछ नए चीज़ें करने के लिए लालसा देता है। और जब मानव के साथ समस्या आती है तो ऑब्वियस मानव उसके लिए हमेशा तैयार रहा है। न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो मानव की एक चुनौतीपूर्ण एनर्जी की तरफ बढ़ाया हुआ कदम है, और ऑब्वियस मानव ने अपने डिफेंस के लिए काफ़ी कुछ तैयार कर रखा है। जब हम चैन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियर, एक जैसे अब होता क्या है, तो एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर होता है, कंक्रीट की दीवार मोटी सी बनाई जाती है और इसके अंदर मतलब एक बहुत मोटी दीवार होती है जिससे कि रिएक्शन बाहर नहीं आ पाए। और ये शहर से बाहर होता है, खासकर शहर के बाहर। कोशिश तो यहाँ किया जाता है कि जहाँ अर्थक्वेक जैसे, भूकंप जैसी घटनाएं नहीं हो, पानी हो आसपास, जो क्षेत्र हो वहाँ पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ऐसे चीज़ों के लिए रिएक्शन के लिए आपको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, मंदक के रूप में, जिसको D2O के रूप में हम लोग बोलते हैं। कई बार पूछता है, हैवी वाटर इसको बोलते हैं, D2O। तो हैवी वाटर जो है अपने आप में मंदक का काम करता है, ये शीतलक का काम भी करता है ये मूल रूप से। इस स्ट्रक्चर में अब रिएक्शन को करवाया जाता है और सिंपल चीज़ वही है जो कोयला करता है और या दूसरे संसाधन करते हैं बिजली बनाने के लिए, जैसे कि बहुत सारे बड़े आकार के बॉयलर को गर्म किया जाता है। यूरेनियम का रिएक्शन जब होता है तो हीट और टेम्परेचर निकलता है। जब टेम्परेचर निकलेगा ऑब्वियस, तो बॉयलर जो होता है उसको, जो उसमें बहुत सा पानी होता है, जस्ट लाइक ऐसे समझिए कि वाष्प, ये बड़ा सा एक बॉयलर है और यूरेनियम के तापमान से इसको गर्म किया गया। जब गर्म होगा तो इसका वाष्प जो होगा टरबाइन को घुमाएगा। जो टरबाइन होता है वो चलेगा, जिसको आम भाषा में वो जनरेटर से जुड़ा होगा और जनरेटर बिजली पैदा करेगा। ये कोयला में भी यही होता है, मतलब वाष्प शक्ति का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन अंतर क्या है, अगर आप 1 क्विंटल कोयला जला रहे हैं तो वो जो एनर्जी निकलेगी वो 5 ग्राम यूरेनियम से या 6 ग्राम यूरेनियम से आप निकाल सकते हैं। तो ये अंतर है एनर्जी शुल्क का। साथ ही साथ धुआं भी नहीं है, CO2 की जैसी समस्या भी नहीं है। तो ये अपने आप में एक ऐसा एनर्जी है जो भारत जैसे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत ने काफ़ी पापड़ बेले हैं, एक तरह से कहा जा सकता है, काफ़ी समस्याएं फेस की है इस एनर्जी को लेने में।
भारत का अपना इंडिविजुअल एनर्जी सोर्स है न्यूक्लियर रिएक्टर में, लेकिन जो पहला परमाणु रिएक्टर भारत ने स्थापित किया तारापुर में, महाराष्ट्र में 1969 में अमेरिका की सहायता से, 1969 अमेरिका की सहायता से तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये पहला था। 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा भारत के फादर ऑफ द एटॉमिक रिसर्च, या एक तरह से कहा जा सकता है भारत में परमाणु ऊर्जा के पितामह कहे जाते हैं। 1948 में एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई और वहीं से भारत का इतिहास शुरू होता है एटॉमिक रिसर्च के सेंटर में या उस तरह की चीज़ों में। बाद के वैज्ञानिकों ने जो भी अपने योगदान दिए और भारत आज जहां खड़ा है विश्व में, भारत उन गिने चुने देशों में से एक है। 6 देश है, 6 देश में भारत भी एक देश है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा और भारत, ये वो देश हैं जिन्होंने अपनी इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी मीन्स अपना खुद का व्यक्तिगत टेक्नोलॉजी क्षेत्र में प्राप्त किया है। बाकी देशों ने या तो चोरी से, चाहे वो चाइना भी है तो चोरी से प्राप्त किया, पाकिस्तान चोरी से प्राप्त किया, और बाकी देश जो है उसको खुरपात में लगे हुए मीन्स उसको डिस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, कैसे वो नुकसान कर सकते हैं। चाइना की कहानी बताने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान और ईरान, इराक, कुवैत, बहुत सारे देशों के पास ये टेक्नोलॉजी आज सर्वाइव कर रही है और ये एक हेडक है परमाणु बम के रूप में। खैर, परमाणु बम समथिंग अलग है। हम न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो भारत में ये देखा जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंपॉर्टेंट है किन राज्यों में कौन सा रिएक्टर है और उसकी स्थापना किन देशों की सहायता से की गई है। तो कम से कम ये लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किन राज्यों में वो है। मैप में आप कुछ देख रहे हैं, मैप में इंडेक्स आपको बनाया गया है 1 2 3 और उसका आपको क्रम यहाँ बताया गया है। उसमें 2-4 जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रावत भाटा आर से राजस्थान, र से रावत भाटा कोटा के पास है, ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार ये पूछा है। तो रावत भाटा जो है अपने आप में एक ऐसा परमाणु केंद्र है जो आज भी उत्पादन और सक्रियता में पार्टिसिपेट कर रहा है भारत के, और एक तरह से कोटा के आसपास का जो बिजली की आवश्यकता की पूर्ति है वो रावत भाटा से हो रही है। उसी तरह से काकरापारा, गुजरात में काकरापारा वो जगह है जहां पर ये सेंटर स्थापित किया गया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। तारापुर आपको बोले महाराष्ट्र में है। जैतपुर रत्नागिरी का एक जिला है महाराष्ट्र का। जैतपुर फ्रांस की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। अभी ये चालू अवस्था में नहीं है, इसके कई स्टेज होते हैं। तो जैतपुर जो सेंटर है, कर्नाटक आइएगा तो कैगा से कर्नाटक हो जाता है, तो कैगा जो है कर्नाटक में स्थित है। उसी तरह एक विवाद था जो काफ़ी लंबे समय तक चला था, कुडनकुलम कर्नाटक में है, सॉरी तमिलनाडु में है, और ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। यहाँ पर काफ़ी लंबा विद्रोह चला था, एक तरह से आंदोलन चला था किसानों से लेकर बहुत सारे पर्यावरणविदों द्वारा, जो कि एक तरह से फर्जी पाया गया बाद में, क्योंकि देश अपनी विकास के लिए रुक नहीं सकता है, सारी चीज़ें इंतजार कर सकती है, देश की आवश्यकता जो एनर्जी की है वो इंतजार कभी नहीं कर सकती, नहीं तो आपके फैक्ट्री कल कारखाने बंद हो जाएंगे। तो कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में है। उसी तरह से और भी जब चीज़ों को देखते हैं, जैसे नेल्लौर उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड जो शहर है, नेल्लौर भी उत्तर प्रदेश का, मतलब नॉर्थ इंडिया में एक तरह से कहा जा सकता है एकमात्र न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो बार बार पूछा है आपको। तो ये सारे न्यूक्लियर रिएक्टर है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पर अगर इसको हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, दिल्ली में कोई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, इसलिए एक कन्फ्यूजन, दिल्ली एक माइलस्टोन बस आपको दिखाने के लिए बताया गया है। दिल्ली देश की राजधानी है, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर आपके पास नहीं है, ठीक है। और इतना बेवकूफ़ इंडियन गवर्नमेंट नहीं है कि अपने को मारने के लिए, नेता लोग काफ़ी तेज होते हैं, ठीक है। आम जनता को मारने के लिए अलग अलग जगह पर उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। दिल्ली में अगर किसी तरह का कोई भूकंप आता है, क्योंकि दिल्ली ऐसा जगह है जहां प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाए होंगे, बताए होंगे, 2 प्लेटें हमेशा टकरा रही हैं। अब साल में 2-3 बार तो न्यूज आ ही जाता होगा कि दिल्ली में भूकंप आया, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें अगर स्थापित की जाती है तो ज़्यादा घातक है। हाँ, हरियाणा में एक जगह है गोरखपुर। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज करेंगे कि गोरखपुर तो यूपी का है, योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र। एक यहाँ पर रखिएगा, हरियाणा गोरखपुर है जो एस्टेब्लिश है, तो वो गोरखपुर हरियाणा का है, ठीक है। तो जो 2 आप देख रहे हैं वो गोरखपुर का है। उसी तरह नरोरा जो बता रहे थे आपको, यूपी का बुंदेलखंड जो शहर है वहाँ पर है, जिला में। भीमपुर है, मध्य प्रदेश में है। रावत भाटा जिसकी चर्चा की है, कोटा के पास है, ठीक है। 6 जो देख रहे हैं, मीठी विद्री जो है गुजरात के पास है, ठीक है। ये एस्टेब्लिशमेंट है, नया रिएक्टर है भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट में। काकरापाड़ा 7 है, काकरापाड़ा गुजरात में है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद अगर तारापुर की बात करें, जो बात किए थे, तारापुर भारत का पहला रिएक्टर है, कई बार पूछा है, ठीक है, 1969 अमेरिका की सहायता से।
उसी तरह जैतपुर फ्रांस में, जैतपुर काफ़ी न्यूज में था, पता नहीं आप लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। जैतपुर एक विवाद में भी रहा है और फ्रांस की सहायता से इस्टेब्लिश किया जा रहा है। फ्रांस हमारा हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है रूस की तरह, ठीक है। 10 की अगर बात करें कहेगा कर्नाटक, क से कहेगा, क से कर्नाटक। कुडनकुलम यही है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, रूस की सहायता से इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तमिलनाडु में है। और कल्पक्कम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में 2 हो गए आपको है। उसी तरह से अगर 13 को बात करें तो कोवाडा जो आंध्र प्रदेश में है, और कवाली, ये 2 है। के से याद रखिएगा, कवाली एक मूवी भी थी रजनीकांत की बहुत फेमस, तो यहाँ पर 2 हैं आपको। उसी तरह से और भी 2 निर्माणाधीन है, चुटका जो है आपको मध्य प्रदेश में है, और माही बांसवाड़ा जो है राजस्थान में है। तो ये आपको न्यूक्लियर प्लांट जो है बोर्ड पर देख रहे हैं, अगर इतना याद रखिए, उसमें भी 2-4 इंपॉर्टेंट है। रावत भाटा याद रखिए, काकरापाड़ा याद रखिए, कैगा याद रखिए, तारापुर याद रखिए, जैतपुर याद रखिए, कल्पक्कम याद रखिए, कुडनकुलम याद रखिए, नरोड़ा याद रखिए। इसे ज़्यादा पूछेगा नहीं। किन किन राज्यों में है और किस देश की सहायता से इस्टेब्लिश किया जा रहा है, किस देश की सहायता से, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किन राज्यों में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे धीरे धीरे स्प्रेडिंग हो रहा है इस तरह से समस्या है। अब इस नक्शे को अगर देखा जाए तो भारत का अधिकतर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो साउथ की तरफ ही एस्टेब्लिश हम कर सकते हैं, क्योंकि ये डक्कन प्लेट्यू है। डक्कन प्लेट्यू जो है एस्टेब्लिश ज़मीन है, एक तरह से स्थिर ज़मीन है, और इसमें भूकंप के झटके नहीं आते हैं। तो भूकंप के झटके अगर आते भी हैं तो वो उसको नुकसान, और अब इंडियन गवर्नमेंट के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो कि 6 देशों में हम वो हैं जहां हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है इस क्षेत्र में, तो हमने कहीं ना कहीं एक भूकंप रोधी टेक्नोलॉजी को इसमें डेवलप किया है, और भूकंप आते हैं तब भी हमको विशेष नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन हाँ, भविष्य के लिए एक चिंता तो है, मानव सुरक्षा की जहाँ तक अगर बात कर रहे हैं, जहाँ विश्व के देश, अगर ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम है तो ऑस्ट्रेलिया ने आज भी अपने कोई भी न्यूक्लियर प्लांट एस्टेब्लिश नहीं किए, ये आश्चर्य की बात है। कनाडा के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में वो आगे नहीं बढ़ रहा है। उसी तरह बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास यूरेनियम का भंडार बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इस टेक्नोलॉजी को आगे नहीं ले जा रहे हैं। अमेरिका भी लंबे समय से कोई नया टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में नहीं लेके आया, और ना ही कि कोई प्लांट उसने डाला है, न्यूक्लियर प्लांट। जापान की घटना को आपने चर्चा में देखा ही कि जापान फुकुशिमा की घटना के बाद एक क्लियर कर दिया कि 22 तक हम अपने सारे न्यूक्लियर को बंद करेंगे। तो वहाँ हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि भारत क्या इसके लिए तैयार है, इस एनर्जी स्रोत के लिए। तो बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि चैलेंजेस जो है साइंस हमें देता है, और चैलेंजेस का सोल्यूशन भी साइंस के पास है। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है, और एनर्जी सोर्स जो है, रिसोर्सेज जो है, वो हम रोक नहीं सकते हैं। अगर आप आए दिन अपनी लाइफ को देख रहे हैं तो उसमें आपको फेस करना पड़ता है, बिजली की समस्या है या फिर आपके ईंधन की समस्या है, वो आप डेली फेस कर रहे हैं। वहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति अगर कह के जाता है कि हमारे ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, उनका एक टारगेट था विजन 2020, तो अगर वो व्यक्ति कहता है तो अभी उस व्यक्ति पर तो विश्वास करना ही चाहिए देश को। तो ये अपने आप में एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है। वैसे कुछ चीज़ें इससे भी पूछी जाती है, जैसे यूरेनियम को ब्लू केक कहा जाता है। जब उसको निकाला जाता है ज़मीन से तो वो कई उसमें एलिमेंट मिले होते हैं जो गंदे होते हैं, तो उसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और देन ब्लू केक में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो येलो केक, सॉरी ब्लू केक बोल रहे हैं, येलो केक उसको कहा जाता है, क्योंकि येलो कलर उसका होता है, ठीक है। तो उस तरह से यूरेनियम जो है आज विश्व की एक आवश्यकता तो है, और भारत जैसे देश के लिए जहां गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी जस्ट आपके प्रधानमंत्री ने मीटिंग भी किया था जिसमें बहुत सारे पेट्रोलियम या वाइल्ड नेचुरल गैसेज के बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, देश की समस्याओं को रखा गया था, कोयले की समस्याओं को रखा गया था। वहाँ अगर हमारे पास सोल्यूशन है तो वो है यूरेनियम या उसके जैसा। भारत में थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत सारे किताबों में 80% कहा जाता है, मतलब विश्व का 80% थोरियम जो है भारत में है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य करने की बात है। मतलब यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम से अगर हमने एक्सपेरिमेंटल बिजली भी बनाना शुरू कर लिया तो ये जान लीजिए कि भारत विश्व का एकमात्र देश होगा जो पूरे विश्व को लगभग 3,60,000 मेगावाट बिजली सप्लाई कर सकता है अकेला। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। और इतना पैसा बरसेगा, इतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा इस टेक्नोलॉजी से कि सारे देश, क्योंकि थोरियम दूसरे देश के पास है ही नहीं। अगर गैजेट ऑफ इंडिया की भी बात करें तो उसके अनुसार भी हमारे पास 60%, विश्व का 60% थोरियम है आपको केरला के बालू में।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। इंडिया इसके लिए रिसर्च कर रहा है। अभी तक हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन है और हम इसमें आगे बढ़े हैं। मतलब अगर कहा जाए 10 कदम हम लोग आगे बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं कुछ और कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि इंडिया एक गरीब देश है, रिसर्च के लिए बहुत पैसा हम लोग नहीं दे पाते हैं। अगर यही टेक्नोलॉजी विश्व के दूसरे देशों के पास होती तो वो अभी तक डेवलप कर चुका होता है। लेकिन समस्या वही आ जाता है, वही फिर समस्या आती है कि एक खतरनाक टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन खैर थोरियम जो टेक्नोलॉजी है यूरेनियम की टेक्नोलॉजी से फार बेटर है और वहाँ हम बम बनाने जैसी कोई चीज़ों को प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत ने परमाणु परीक्षण 2 बार किए हैं, 1974 इंदिरा गांधी के समय और 1998 1998 अटल बिहारी वाजपेयी के समय। लेकिन परमाणु परीक्षण का उद्देश्य हमारा ये नहीं था कि हम परमाणु संपन्न देश हैं। हम CTBT जो एक संधि है उस संधि से बाहर है। CTBT एक ऐसी संधि है जिसको परमाणु अप्रसार संधि के रूप में देखा जाता है। भारत एक कमिटेड देश है, भारत एक समझदार देश है और उसने एक तय करके रखा है कि हम परमाणु ईंधन का प्रयोग करेंगे लेकिन परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे दूसरे देशों में या विश्व शांति को भंग करने के लिए। लेकिन हाँ, ये टर्म कंडीशन अमेरिका जैसे देश पर भी लागू होता है, रूस पर भी लागू होता है, विश्व के सारे विकसित देशों पर लागू होता है। तब वो हमें बोल सकते हैं कि हम, ये भारत की नीति रही है। एटॉमिक में भी, परमाणु बम के क्षेत्र में भी अगर आप परमाणु नीति की चर्चा करें तो भारत का पहला स्टेटमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है या उसमें जो लाइन जोड़ा गया वह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत किसी देश पर पहला परमाणु अटैक नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर हम पर अटैक हुआ परमाणु तो हम इतने घातक अटैक करेंगे कि विश्व उसको देखेगा। ये हमारी कथनी है। तो हम किसी चीज़ को डिफेंस करते हैं। और ये जैसे पाकिस्तान के मिनिस्टर जो बोलते हैं ना कि परमाणु बम छोड़ देंगे, वो सुनते होंगे बार बार, वो पागल हैं, उनको पता ही नहीं है, अभी देखे ही नहीं है परमाणु बम है क्या। एक हम लोग छोड़ेंगे ना तो उसके बाद तो सारा पाकिस्तान इतिहास में खो जाएगा, बांग्लादेश बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और उनके बाप दादा जो सोच रहे होंगे वो कभी हो नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए पाकिस्तान का भी समस्या नहीं है परमाणु एटॉमिक रिसर्च को लेकर या एटॉमिक बम को लेकर। परमाणु के लिए अगर इंडिया के लिए कोई फेस समस्या है करंट में तो वह है चाइना। तो ये अपने आप में है कि हम उसको कैसे डील करते हैं। खैर, न्यूक्लियर एनर्जी जो है हमारे देश के लिए बहुत अच्छा एनर्जी है और नो डाउट इसके बाद के ऑप्शन, अगर हम ये एनर्जी का ऑप्शन सोलर एनर्जी में लेके आते हैं तब इसको हम बंद कर सकते हैं। लेकिन 1969 के स्टार्टिंग के बाद हम इसमें क्रमबद्ध आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। 2008 के समझौते के बाद हमको कहीं ना कहीं इसमें और आगे काम करने की ज़रूरत है और बहुत तेज़ी से इंडिया इसमें आगे बढ़ रहा है। हम अपनी आवश्यकता का अगर इसी क्रम में हम जारी रखें तो 2050 तक 10 से 12% एनर्जी आवश्यकता हम इससे निकाल सकते हैं। धीरे धीरे इसको टारगेट तो है, जैसे APJ अब्दुल कलाम का जो विजन था, टारगेट 20% है, मीन्स 20% हम न्यूक्लियर एनर्जी से निकाल कर लाएँ। तो इसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये भारत जैसे देश के लिए असंभव सा नहीं है। लेकिन हाँ, हमको अब थोड़ा सा थोरियम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यूरेनियम चूँकि हमारे पास वैसे भी कम है, यूरेनियम जादूगोड़ा झारखंड में पाया जाता है, नेल्लौर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, कुछ काश आपको राजस्थान के बालू में पाए जाते हैं। तो यूरेनियम का भंडार जो है भारत में नगण्य है। अभी जो खुदाई होती है वो जादूगोड़ा से होती है, ये भी कई बार पूछा है। जादूगोड़ा सिंहभूम जिला में है, झारखंड में। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। यूरेनियम एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक बार में मंदक का यूज करना है, न्यूट्रॉन जो निकलते हैं तो कैडमियम का छड़ यूज करना, तो वो सारे टॉपिक को हमने छोड़ा है। उसको टेक्निकल रूप से जब आपको विज्ञान पढ़ाया जाएगा तो उसमें, या फिर उसके लिए एक अलग सा वीडियो दिया जाएगा जिससे कि आपको वो भी समझ में आए कि कैसे अंदर से रिएक्शन होता है और किस तरह से उस कंट्रोल, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होता है। ये दोनों चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा जाएंगे। थैंक यू, डेट्स ऑल।